हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप अच्छे होंगे। चलिए ठीक है, जैसे कि कल मैंने 10 क्वेश्चन किए थे गेट के, आज नए गेट के 10 क्वेश्चंस करने हैं। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से प्रोसीड करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया है, द वैल्यू ऑफ ई एंड आई फॉर द सर्किट, ये सर्किट दिया हुआ है, राइट। अगर सर्किट दिया है तो वैल्यू ऑफ द ई एंड आई, ये ई की और यहाँ पे 1 ओम के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है आई की, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। वोल्ट और एम्पियर में सर्किट दिया हुआ है। और यहाँ पे एक चीज और दी हुई है कि यहाँ पे 2 एम्पियर करंट की वैल्यू दी है। 2 एम्पियर क्या दी है? करंट की वैल्यू दी है। तो यहाँ से हमें आसानी से मालूम चल जाएगा कि क्या चीजें क्या फ्लो कर रही है। ध्यान से देखिए, अगर ये 2 एम्पियर है तो ये देखिए, ये दोनों सर्किट क्या है? पैरेलल में है। इसका भी कोई करंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। I2 लेटर सपोज इसको मान लेते हैं। अच्छा, ये दोनों पैरेलल में, तो ये दोनों मिलके ये I हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, हम पैरेलल के करंट के बारे में हम थोड़ा बात किए थे कि लेट सपोज कि अगर 2 पैरेलल ब्रांच है और अगर हमें किसी ब्रांच में अगर करंट निकालना होता है तो जो टोटल करंट होता है इनटू सामने वाला ब्रांच अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4+1, राइट। यही बताए थे, तो वही हम यूज करेंगे यहाँ पे 2 ओम हमें मालूम है, तो 2 ओम क्या हो जाएगा? टोटल करंट इनटू सामने वाला 1 ओम, ठीक है। अगर आप नहीं, अगर आपको मालूम है कि किस तरीके करते हैं तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, वो वाला जाके आप वहां पे देख सकते हैं किस तरीके से मैंने करंट डिवाइडर रूल अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो I इंटू सामने वाला ब्रांच 1/4+1, यहां से ये जो, अच्छा इसको हम I1 मान लेते हैं, ठीक है। I1, तो I1 क्या हो जाएगा? 4+1 5 है, 5 इंटू 2 ये 10 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई मेरी? इसकी वैल्यू कितनी आई? 10 एम्पियर, ठीक है। अब 10 एम्पियर आई, अच्छा ठीक है, अब 10 एम्पियर आई, कोई दिक्कत नहीं है, इतना करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब हमें मालूम करना है टोटल करंट। कैसे मालूम चलेगा कि अगर हम क्या करें, इसको एक पैरेलल ले लें, अगर इसको पैरेलल में ऐड कर दें तो क्या आएगा? 4/5 आएगा, ठीक है। तो इसको मिटा के हम पैरेलल ले लेते हैं। ये I को 10 एम्पियर ये मालूम करिएगा, ये इसको मिटा के हम क्या ले लेते हैं? ये पैरेलल में 4/5 ओम, और यहाँ पे आपका 10 एम्पियर फ्लो कर ही रहा है, राइट, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैरेलल सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो पैरेलल सर्किट को हम कॉम्बिनेशन लेके 4/5 ओम यहाँ पे लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा, ये 10 एम्पियर, अब यहाँ पे अगर हम चाहें या तो नोडल लगा ले, या अब ध्यान से देखिए, ये 10 एम्पियर यहाँ पे हमको मालूम है, तो ये टोटल करंट यहाँ पे मालूम चल जाएगा, ठीक है। 1 + 4/5 क्या हो जाएगा? 1 + 4/5 क्या आ जाएगा? 9/5 आ जाएगा। तो इसको हटा के हम 9/5 भी लिख सकते हैं क्या? इसको हटा के अगर हम 9/5 लिख दिए, इसको हटा के अगर हम 9/5 ओम लिख दिए तो मेरा, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो 10 एम्पियर कर ही रहा है, ठीक है। अब एक ब्रांच का करंट मालूम है, फिर वही करना है। आपका 10 एम्पियर क्या हो जाएगा? टोटल करंट I इंटू सामने वाला ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन 6 + 9/5, 6 + 9/5। तो टोटल I क्या हो जाएगा? 10 इंटू 6 + 9/5 क्या हो जाएगा? 6 5 30, 39/5 अपॉन 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6, 2 5 10, 5 से 5 कटा और 3 1 3, 13 एम्पियर। यानी जो करंट की वैल्यू यहाँ पे आ गई, जो करंट की वैल्यू मैं यहाँ पूछ रही थी वो 13 एम्पियर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जब 13 एम्पियर करंट आ गया तो क्या हम E नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर I इतना है टोटल, आप ये 9/5 और 6, इसका अगर आप पैरेलल लेते हो तो कितना आता है? 9/5 इंटू 6 अपॉन 9/5 + 6, ये आ जाएगा आपका 54 अपॉन 39, राइट। 54 अपॉन 39 आएगा। इसको थोड़ा सा आप कट करेंगे, 18/13। अब ये 1 के साथ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इतना का कितना आया? 18/13, और ये 1, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। ये टोटल का कितना आया आपका? ये टोटल का आपका आया था 18/13। तो टोटल हमको रेजिस्टेंस निकालने के लिए 18/13 + 1 करना पड़ेगा, तो ये आएगा 31/13 ओम। यानी टोटल अगर मिटा दें और यहां पे लिखें, ये कितना आएगा आपका? 31/13 ओम, राइट। अब हमको करंट मालूम है, टोटल करंट कितना है? 13 एम्पियर, ये हमको मालूम है। जब 13 एम्पियर मालूम है, E = क्या होगा? I इंटू R होगा। I क्या है? 13 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना? 31/13, 31/13, ये 13 कैंसिल, 31 वोल्ट। तो यहां से E की वैल्यू भी आ गई 31 वोल्ट, I की वैल्यू भी आ गई 13 एम्पियर। तो यहां से दो चीज मेरा यहां पे आ गया जो हमसे पूछ रहा था, क्या ये वोल्ट वैल्यू ऑफ E कितना आई? ये आया 31 वोल्ट, और करंट कितना आया? ये आया 13 एम्पियर। तो इस तरीके से ये गेट वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें दिया है अ साइनसॉइडल सोर्स ऑफ वोल्टेज V एंड फ्रीक्वेंसी f इज कनेक्टेड टू अ सीरीज सर्किट ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस R एंड ए वेरिएबल फिक्स्ड रिएक्टेंस X। ठीक है, तो मतलब कि दिया है कि एक साइनसॉइडल सोर्स है जिसका वोल्टेज सोर्स V है और फ्रीक्वेंसी f दिया है, इज कनेक्टेड टू अ सीरीज सर्किट, एक सीरीज सर्किट में कनेक्टेड, मतलब कि एक तरह का ये है एक सीरीज सर्किट। अच्छा ये तो ब्लैक कलर है, कलर चेंज कर लेते तो बेस्ट रहेगा। हाँ, तो a sinusoidal source of voltage V and frequency है, ठीक है, is connected to a series circuit of variable resistance R and a fixed reactance X। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये फिक्स रिएक्टेंस है, ये R है और ये X है, JX मान लेते हैं, और ये जुड़ा है वोल्टेज सोर्स से V और फ्रीक्वेंसी F, यही दिया है ना, ठीक है। द लोकस ऑफ द टिप ऑफ द करंट, यहाँ पे कोई पार्टिकुलर करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। करंट फेजर I एज R इज वेरी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, R को हम 0 से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी करते हैं, तो उस केस में जो I की वैल्यू है किस तरीके से वेरी करेगी, उसका क्या लोकस डायग्राम बनेगा, किस तरीके से फिगर बनेगा, वो हमको देखना है, राइट। तो लोकस डायग्राम जो बनाते हैं ज़्यादा कुछ इसमें कठिन नहीं है, बस इसमें हम क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस बना देंगे, सिंपल। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब जो भी दिया होगा सिंपल सी बात वही देखेंगे। तो जब हम इस तरह की चीज ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम करंट की वैल्यू लिखेंगे। करंट की वैल्यू क्या हो सकती है, करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम जानते हैं V बाई जेड होती है, करंट की वैल्यू क्या होती है V बाई जेड। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी R प्लस जे एक्स, ठीक है, R प्लस जे एक्स आएगी। या इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम लिख दिए मॉड जेड, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगर एंगल की बात करें, एंगल ऑफ जेड, ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स x बाई आर, tan इनवर्स x बाई आर, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम यहाँ से लिख सकते हैं v बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंगल ऑफ, जगह नहीं, काम करते हैं इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लिए हैं क्या है, ठीक है, हम इसको रफ करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा बताता हूँ, देखिए जो करंट है यहाँ पे वो क्या है, V बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंगल ऑफ tan इनवर्स x बाई आर, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि हम इसको मैग्नीट्यूड को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब कोई दिक्कत नहीं है तो एक काम करते हैं, अच्छा ये एंगल tan इनवर्स में माइनस होगा क्योंकि ये जेड का है, यानी जेड का एंगल है, तो जेड एंगल जो भी रहेगा ऊपर जाके माइनस ही तो होगा, तो ये माइनस tan इनवर्स x बाई आर आएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे कहा था क्वेश्चन में कि r को 0 से इनफाइनाइट वेरी करना है, r को क्या करना है, 0 से इनफाइनाइट वेरी करना है, तो सबसे पहले हम r को 0 रखते हैं, तो r को 0 रखेंगे तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, v बाई एक्स, अंडर रूट एक्स, r 0 होगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर आएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और एंगल ये r अगर 0 हो जाएगा तो ये tan इनवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा जो कि -90 होगा, यानी -90 डिग्री पे i की वैल्यू क्या आ जाएगी, v बाई एक्स। ध्यान से देखिए, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ठीक है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, या ये हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तब, और अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये -90 होता है, और ये -180 होता है, और ये -270 होता है, राइट। अगर -90 लिखा तो हमको इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इधर हम जाते हैं तो मेरा देखिए डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है, 0 r बराबर 0 पे, यहाँ पे आएगा, और ये -90, यहाँ पे -90 पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी v बाई एक्स, इतनी वैल्यू रहेगी, कितनी रहेगी, v बाई एक्स, इतनी वैल्यू रहेगी जितना यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, ठीक है। अच्छा r बराबर इनफाइनाइट रख के देखिए, r बराबर इनफाइनाइट रखेंगे तो v बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, i इक्वल 0, एंगल r को अगर इनफाइनाइट आप रख देते हैं तो ये tan इनवर्स 0 यानी 0 हो जाएगा, यानी 0 डिग्री पे 0 वैल्यू, यानी एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अच्छा अब बीच में जाएगा कैसे, सर्किल होके जाएगा, एलिप्स होके जाएगा, हमें शेप नहीं मालूम है, हमें खाली 2 पॉइंट मालूम है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक वैल्यू हम रखेंगे अब यहाँ पे r इक्वल टू एक्स, अगर ये रखते हैं तो ये आ जाएगा i इक्वल टू v बाई
अंडर रूट 2r और एंगल -45 आपका कहां पे आ गया, -45 आपका कहां पे आ गया, यहां पे -45। यहां पे आपका एंगल वैल्यू क्या आ जाएगा, v/√2x। ठीक है, अभी फिर से मिटा के समझाऊंगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, v/√2x। ठीक है, v/√2x आएगा तो यहां पे वैल्यू आएगा। ठीक है, यहां पे वैल्यू आएगा, लेकिन ये 45 डिग्री कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, 90 डिग्री यहां पे, 0 डिग्री यहां पे, तो एक तरह का इस तरीके का शेप बन जाएगा जो कि सेमी सर्कल की तरह होगा। तो ये सेमी सर्कल आंसर होगा v/x का। अब थोड़ा सा मिटा के फिर से आपको समझाते हैं सब कुछ। ठीक है, किस तरह ऑप्शन ये वाला होगा, ए वाला, ये नोट कर लीजिएगा, पूरा मिटा के एक बार और समझाते हैं तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे छोटा है तो छोटी चीज में मैं सब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, राइट। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ बिना ऑप्शन के। ऑप्शन टिक लगाना था इसलिए मेरे को ऑप्शन भी लिखना पड़ा था। ठीक, तो मेरा क्या दिया था कि जो मेरी वैल्यू आई थी आई की, वो कितनी आई थी, v/√r² प्लस x² एंगल ऑफ -tan−1 ठीक है, इतना आया था, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आया था। अच्छा, अब एक बात बताएं, r को हमको वैरी करना है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और उस केस में हमको देखना है कि मेरा लोकस क्या बन रहा है, लोकस क्या बनता है। ठीक है, तो उसके लिए हम x और y एक्सिस लेते हैं। बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लेते हैं, एक लेते हैं हम क्या, j ओमेगा, एक लेते हैं सिग्मा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में लेते हैं हम, 12th में बेसिक पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरीके की चीजें लेते हैं, राइट। ठीक, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे r = 0 लेते हैं, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, v/x एंगल ऑफ r0 tan−1 यानी -90 डिग्री, ये आएगी कि नहीं बताइए। अब बताइए, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे -90 डिग्री होता है अगर क्लॉकवाइज जाए, क्योंकि क्लॉकवाइज हमेशा हम हमेशा नेगेटिव मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, अगर किसी को मालूम ना हो तो ये जान लें, नोट करके लिख ले, वेन एवर द एंगल इज टेकन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, whenever the angle is taken anti-clockwise direction is always considered as positive. Anti-clockwise direction is always considered as positive and clockwise direction is always considered as negative. ये हमेशा हर बुक में मान के चला जाता है। वैसे आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हर बुक में ये मान के चला गया है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव है। तो आप ऐसे मान के चलिए, एग्जाम में भी इसी बेस पे प्रश्न आते हैं। ठीक है, अच्छा, ये -90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है क्लॉकवाइज में, ये +π है और -π है। ठीक है, अच्छा, ये -90 डिग्री के बारे में कहा है कि -90 डिग्री पे जो i की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो कितनी है, v/x है। अच्छा, -90 डिग्री यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो i की वैल्यू आएगी, कट करेगा, वो कितनी आएगी, v/x। इतना समझ में आता है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, v/x। ठीक है, अब r = इनफाइनाइट लीजिए। अगर r = इनफाइनाइट लेते हैं तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और ये x/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 tan−1 0 हो जाएगा। तो i की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0 एंगल 0, यानी 0 एंगल कहाँ पे होगा, आपका यहाँ पे होगा, और 0 एंगल पे मैग्नीट्यूड कितना है, 0 है, मतलब कि दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा। लेकिन अब हमें मालूम नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन जाएगा कि ऐसे सर्किल होके जाएगा, ये मालूम नहीं है। 0 यहाँ पे होगा, -90 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, r = x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये रख के देखते हैं, i = v/x रखेंगे तो 2r² हो जाएगा, तो निकालेंगे बाहर, तो √2 × r एंगल ऑफ -tan−1 x/r, r की वैल्यू x रखें तो x/x 1 हो जाएगा, यानी 45 डिग्री हो जाएगा। तो -45 डिग्री, 45 डिग्री कहां पे आता है, यहाँ पे आता है 45 डिग्री कहीं। ठीक है, यहाँ पे आता है कहीं 45 डिग्री, यहीं पे आता है कहीं 45 डिग्री। ठीक है, यहीं पे अगर 45 डिग्री आता है तो इसकी वैल्यू जो यहाँ पे आ जाएगी, वो आ जाएगी v/√2r, v/√2r, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब कोई r की वैल्यू x है तो √2x आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा है, ध्यान से देखिए, जो मेरा डायग्राम बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। क्या भाई, आप कहेंगे सर 45 यहाँ करते हैं, भैया फेजर ड्रॉ करते हो तो 45 आता तो यहीं ना लगाते हो, 90 आता तब यहाँ ना लगाते हो, बस वही डायग्राम तो है। ये आपको क्या बनते हुए दिख रहा है, एक सेमी सर्किल बनता हुआ दिख रहा है क्या, एक सेमी सर्किल बनता हुआ दिख रहा है क्या। तो ये जो लोकस आया है, इसका जो लोकस आया है वो एक सेमी सर्किल है, और रेडियस आप कहोगे डायमीटर कितना है, ये डायमीटर पूरा का पूरा डायमीटर ही तो हुआ, ये कितना डायमीटर है, v/x डायमीटर। तो यहाँ पे क्या है, सेमी सर्किल
विद, नोट कर लीजिएगा, डायमीटर v बाई एक्स, ठीक है, सेमी सर्किल विद द डायमीटर v बाई एक्स। तो ये इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, एकदम डिटेल एनालिसिस पूरा किया हुआ है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो 20 वाला क्वेश्चन देखिएगा, द इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल ए बी इन द शोन इन फिगर। वही इंडक्टेंस निकालना है, एल इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, जो मैंने बताया था वही करना है। एल इक्विवेलेंट देखिए क्या करना है, हमने बताया था कि चाहे कैसा भी पोलरिटी दिया हो, चाहे कैसा भी डॉट पोलरिटी दिया हो, सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा ऐड होगा। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, हमेशा ऐड होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। डॉट पोलरिटी कहाँ से आ रही है, यहाँ पे करंट इंटर कर रहा है इस डॉट पोलरिटी पे, और इस डॉट पोलरिटी पे करंट एग्जिट कर रहा है। तो मतलब कि डॉट पोलरिटी सेम पोजीशन पे नहीं है, अलग अलग पोजीशन पे है। एक तरह से करंट इंटर कर रहा है तो एक तरह से करंट एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा माइनस, ये फर्स्ट और सेकंड के बीच कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, 2M12। सिमिलरली सेकंड और थर्ड के बीच ध्यान से देखिए, यहाँ से एग्जिट कर रहा है करंट, यहाँ से भी एग्जिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों सिमिलर है। तो यहाँ पे आएगा 2 × M23। ये जो फॉर्मूला आया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कल का लेक्चर जाके देख लीजिए, जहां पे मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली 3 और 1 के बीच देखिए, यहां से करंट इंटर कर रहा है, यहां से करंट एग्जिट कर रहा है, तो सिमिलर है, ऑब्वियसली बात है, ये अपोजिट है, तो अपोजिट है तो -2M31 है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अब वैल्यू रख लीजिए, L1 कितना है 4 प्लस L2 कितना है 5, L3 कितना है 6 माइनस 2 × M12, M12 कितना है 1 हेनरी, 2 × 1 प्लस 2 × M23 कितना है 2 हेनरी। सिमिलरली -2 × M13 कितना है 3 हेनरी, ठीक है। तो ये टोटल कितना आएगा, 6 4 10 आपका, और प्लस 5 15, 15 -2 प्लस 4 -6, तो ये कितना आएगा 15 - 2 13, 13 प्लस 4 17, 17 - 6 ये आ गया 11। तो टोटल जो एल इक्विवेलेंट आया वो 11 हेनरी है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, 15 - 2 प्लस 4 -6, 13 - 2 ये 11 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, और ऐसा ही सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन एक आठ आ ही जाता है स्टेट वगैरह एग्जाम में, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख के रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 वाला क्वेश्चन देखें, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द कैपेसिटेंस मेजर्ड बिटवीन टर्मिनल बी एंड वाई। इन दोनों टर्मिनल के बीच हमको कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस थोड़ा ध्यान से, क्योंकि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जिस तरीके से सीरीज में ऐड होते हैं, जिस तरह पैरेलल में ऐड होते हैं, कैपेसिटेंस जस्ट उसके उलट होता है, अपोजिट होता है। थोड़ा सा ध्यान रखें। मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे गलती होता है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के एडिशन जैसा ही इसका एडिशन समझते हैं, जबकि ये पूर्णतः गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा खोल लेते हैं, या एक काम करते हैं ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे ग्राउंड लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। अच्छा ये यहां से अटैच है तो ये भी पूरा ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, पैरेलल क्या होता है, कोई भी लेट अस सपोज दो कैपेसिटेंस पैरेलल है, तो ये कब होता है, जब लेट अस सपोज कोई पार्टिकुलर वोल्टेज V है, यहाँ पे कोई पार्टिकुलर वोल्टेज V है, ये वोल्टेज V इसके अक्रॉस भी होता है, ये वोल्टेज V इसके अक्रॉस भी होता है। यानी जब दो एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, तब जाके कोई चीज पैरेलल होती है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, प्लस माइनस V V, तब जाके ये दोनों पैरेलल में कहलाते हैं। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे बन रहा है, कैसे, यहाँ पे ग्राउंड है यानी जीरो, यहाँ पे जीरो है, ये पार्टिकुलर लेट अस सपोज कोई पोटेंशियल V होगा, ठीक है, ये V है, ये ग्राउंड है इससे, ठीक है, और लेट अस सपोज V1 है, ये V2 है, ठीक है, ये इससे ग्राउंड है, ये इससे ग्राउंड है। अच्छा ये इससे ग्राउंड है, ये इससे ग्राउंड है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये दोनों ग्राउंड है तो क्या ये और ये पैरेलल में नहीं दिख रहा है आपको, ये दोनों पैरेलल में नहीं दिख रहा है आपको, ये दोनों पैरेलल में नहीं दिख रहा है आपको, CS एक वोल्टेज है और ये ग्राउंड है, क्या दोनों पैरेलल में नहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। जब पैरेलल में तो ऐड कर दीजिए ना, कैपेसिटर को पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, जब पैरेलल में ऐड करना हो तो CC + CS, आप नहीं कर सकते CC × CS/CC + CS, नहीं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का कंडीशन है। कैपेसिटेंस में ऐसा नहीं होता, पैरेलल में कैपेसिटेंस सीरीज की तरह ऐड होता है, सीरीज में कैपेसिटेंस पैरेलल की तरह आपका जो फॉर्मूला होता है उस पर हम सॉल्व करते हैं। सिमिलरली कंडीशन यहाँ पे भी होगी,
यहाँ पे भी क्या होगी, Cc प्लस Cs। तो इसको मिटा के क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा के क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको मिटा के क्या लिख सकते हैं, तो ये पैरेलल में जब ऐड हो गया, ये पैरेलल में ऐड हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये तो बी रहेगा इधर, ठीक है, ये बी रहेगा इधर, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा Cc प्लस Cs। सिमिलरली यहां से भी सब कुछ चला जाएगा, यहां से भी सब कुछ चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cc प्लस Cs। अब हमें इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस मालूम करना है, इसके अक्रॉस मालूम करना, तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ सकते हैं क्या, इन दोनों को सीरीज में जोड़ सकते हैं क्या। हमने पहले बताया था कि जब भी कोई भी दो क्वांटिटी सिमिलर हो और वो पैरेलल में ऐड हो जाती है, लेट अस सपोज 2 और लेट अस सपोज हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, कोई भी क्वांटिटी हो 2 और ये 2, जब ये पैरेलल में ऐड हो जाती है तो हम इसको सिंगली 2/2 यानी 1 लिख सकते हैं। सिमिलर कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ पे दोनों सीरीज में है, लेकिन कैपेसिटेंस में सीरीज पैरेलल जब बिहेव करता है तो क्या हम, और क्वांटिटी सेम है Cc प्लस Cs, तो क्या हम इसको हटा के, क्या हम इसको हटा के यहाँ पे हम Cc प्लस Cs/2 नहीं लिख सकते। पैरेलल में क्या ये नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता क्या जी, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं कि हम गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये Cc प्लस Cs/2 होगा। अब इन दोनों को अगर पैरेलल में ऐड करने जाए तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, ऐड, इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस हम लोग इसी इक्विवेलेंट मालूम करना है, क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, पैरेलल में ही ना होता है, ये प्लस ये, तो अगर ये प्लस ये होगा तो कैपेसिटेंस अक्रॉस By क्या आ जाएगा, Cc प्लस Cs/2 प्लस ये क्या है Cc, तो यहां से क्या आ जाएगा, Cc प्लस Cs प्लस 2Cc/2, 2Cc प्लस Cc क्या हो जाएगा, 3Cs प्लस 3Cc/2। ये आपका ऑप्शन में दिया था और ये आंसर होगा Cs प्लस 3Cc/2। और ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। एकदम ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर का एडिशन पैरेलल में हो या सीरीज में हो, एकदम बराबर ध्यान रखना है आपको कि कोई गलती ना हो। एकदम अगर हल्की सी भी पैरेलल को सीरीज समझ ली, सीरीज को पैरेलल समझ ली, सारा खेल समाप्त हो जाएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान देके आप लोग चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट वाला क्वेश्चन देखिएगा, RMS वैल्यू ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफाइड सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। मे भी हो सकता है आप ये टर्म ना सुने हो, हाफ वेव रेक्टिफाइड क्या होता है भाई, ये सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा आता है, बस इतना जान लीजिए। हाफ वेव रेक्टिफायर हो सकता है आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े हो, अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो, तो आप पढ़े होगे कहीं ना कहीं। नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव किसको कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफाइड सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव किसको कहते हैं। हाफ वेव रेक्टिफाइड समझिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी साइनसोइडल सिग्नल आप पढ़ते होंगे, 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरीके का होता है, जहाँ पे साइनसोइडल सिग्नल आप देखते होंगे इस तरीके का आता है, ठीक है, इस तरीके का आ जाता है साइनसोइडल सिग्नल, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, इस पीरियड में साइनसोइडल सिग्नल आता है। इतना तो हमको भी पता, 12th में भी यही पढ़ाया जाता है, हम साइनसोइडल सिग्नल मैथ में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब बोलता है हाफ वेव रेक्टिफाइड सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव, तो साइनसोइडल नहीं, स्क्वायर वेव होगा, और सिमेट्रिकल है तो मतलब कि ये पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक आप नाम सुने होंगे भाई, फिजिक्स में पीरियोडिक मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जो पार्टिकुलर पीरियड बाद रिपीट करता है, ये आप लोग सुने होंगे अगर आप फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के हैं तो, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के तो भाई आप लोग तो मास्टर ही हैं, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफाइड सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव क्या होता है, हाफ वेव मतलब कि ये पूरे पीरियड में ट्रेवल नहीं करेगा, किसी पार्टिकुलर पीरियड में। तो हम मानते हैं लेट अस सपोज कि 0 से पाई में स्क्वायर वेव होता है, और पाई से 2 पाई में कुछ नहीं होता है वैल्यू, फिर से 2 पाई से 3 पाई में स्क्वायर वेव होता है, फिर कुछ नहीं होता है। अब देखिए पैटर्न रिपीट कर रहा है, क्या पैटर्न है, यहां से एक आपका साइकिल है, यहां से दूसरा साइकिल है, मतलब ये इसका पीरियड जो है 2 पाई है, 2 पाई के बाद ही पूरा का पूरा रिपीट करता है, ठीक है, 2 पाई के बाद पूरा पूरा रिपीट करता है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना दिया है, 2 एम्पियर दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 2 एम्पियर दिया है। अब अगर हम कहें कि भाई आरएमएस वैल्यूज का क्या होगा, तो आरएमएस वैल्यू जब भी इस तरह का स्क्वायर वेव होता है, अपने दिमाग में डाल लीजिए, जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा किस तरीके से हम स्क्वायर वेव का निकालते हैं। खैर अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ये लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ स्क्वायर वेव का आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं और एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। अच्छा, अगर लेट अस सपोज इसका एवरेज वैल्यू निकालना हो तो याद रखिएगा, अगर इसका एवरेज वैल्यू निकालना हो तो इसका टोटल वैल्यू कितना है, 2 इंटू, याद रखिएगा एवरेज वैल्यू में क्या होता है, टी ऑन अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू जितना उसका वैल्यू रहेगा क्वांटिटी का इनटू टी ऑन अपॉन टोटल टाइम। ये टोटल टाइम क्या है, टी ऑन
प्लस टी ऑफ, इसको ड्यूटी साइकिल भी कहते हैं, इसको ड्यूटी साइकिल भी कहते हैं, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। लेकिन ड्यूटी साइकिल क्या होता है वो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मालूम चलेगा जब मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि जब भी कोई भी एवरेज निकालना रहता है तो हम 2 उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं इनटू टी ऑन, ऑन कितने टाइम के लिए रहा अपन टोटल टाइम ऑन प्लस टाइम ऑफ कितना होता है, ये होता है मेरा टोटल टाइम। ये आप थोड़ा नोट करके रखिएगा। उसके अलावा अब क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कितने टाइम के लिए ऑन रहा, ये पाई के लिए ऑन रहा, अपॉन टोटल टाइम कितना है 0 से 2 पाई, पाई गया 2 गया तो कितना है 1 एम्पियर। तो एवरेज वैल्यू अगर इसका मालूम करना रहता एवरेज वैल्यू तो ये रहता 1 एम्पियर। लेकिन हमको एवरेज वैल्यू मालूम नहीं करना है, हमको क्या मालूम करना है आरएमएस वैल्यू। अगर इसका आरएमएस वैल्यू मालूम करना है कुछ नहीं करना है आपको, आरएमएस वैल्यू के लिए सिंपल सा 2 इंटू अंडर रूट आपको खाली लगा देना है टी ऑन अपॉन टी, ठीक है। ये रहेगा, ये टोटल क्वांटिटी रहेगा, खाली इस पे अंडर रूट चढ़ा देना है। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट पाई अपॉन 2 पाई, पाई अपॉन 2 पाई, पाई गया तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 1 बाई रूट 2। अब इसको ऊपर नीचे अगर आप रेशनलाइज कर लें, रेशनलाइजेशन पढ़ते हैं, स्टेट्स पढ़ते हैं, हम हमेशा क्लास 10 में पढ़े हुए हैं, तो रेशनलाइजेशन अच्छे से जानते हैं, हमको अच्छे से समझाने की आवश्यकता नहीं। तो ये ऑब्वियस सी बात है 2 और ये रूट टू कैंसिल हो गया तो बचा कितना √2 एम्पियर। तो आंसर इसका क्या आएगा √2 एम्पियर आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू पूछे तो 1 एम्पियर। तो स्क्वायर वेव का इसी तरीके से हम निकालते हैं, एकदम गांठ बांध के रख लीजिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। A fixed capacitor of reactance -j0.02 ohm is connected in parallel across a series combination of a fixed inductor of a reactance j0.01 ohm and a variable resistance R. As R is varied from 0 to infinite, locus diagram of admittance of RLC circuit is क्या होगा, सेमी सर्किल होगा, इतने डायमीटर इतने सेंटर का, डायमीटर इतने सेंटर का सेमी सर्किल, स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्लाइंड एट एन एंगल या पैरेलल एक्सिस के स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल। तो ये क्वेश्चन समझ लिए होंगे, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं तो मैं इसको क्वेश्चन को रफ करने वाला हूँ। बस खाली आप वैल्यू नोट डाउन कर लीजिएगा कि कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पे क्या है -j0.02 और इंडक्टेंस की वैल्यू जो सीरीज में है आर के वेरिएबल आर के वो j0.01 है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, माजरा समझ में आ गया, एडमिटेंस मालूम करना है। चलिए अब इसमें क्या पूछ रहा है कि एक कैपेसिटेंस है जो कि किसके पैरेलल है, एक इंडक्टेंस और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की। ये R है जो कि वेरिएबल है, ये XL दिया है और ये XC दिया है। XC की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -j0.02 और XL की वैल्यू दिया है j0.01, राइट। आज यहाँ से Z निकालेंगे कैसे, सबसे पहले इसको R यहाँ ये JXL हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा R प्लस JXL पैरेलल टू XC, यही होगा। कोई दिक्कत है क्या, पैरेलल टू ZXC JXC पैरेलल टू आपका क्या आ जाएगा XC है तो -JXC होता है, ये भी हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए इतना होता है। चलिए अब क्या हो जाएगा R प्लस JXL इंटू -JXC अपॉन R प्लस JXL माइनस XC, कोई दिक्कत नहीं। -JXC को आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए क्या आएगा -J इंटू R इंटू XC और -JXC इंटू प्लस JXL, तो क्या हो जाएगा -J² यानी प्लस XL इंटू XC अपॉन R प्लस JXL माइनस XC, R प्लस JXL माइनस XC, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमको अगर निकालना है थोड़ा सा तो इसको थोड़ा रफ करते हैं। इतना समझ गए, इतना आया, ठीक है। अब हमको अगर निकालना है लोकस तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा √XL XC का होल स्क्वायर प्लस RXC का होल स्क्वायर, RXC का होल स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं जस्ट। नीचे भी क्या आ जाएगा आपका, नीचे भी क्या आ जाएगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अच्छा ये जब आएगा तो इसका एंगल क्या आ जाएगा, एंगल tan इनवर्स XL XC अपॉन R इंटू XC, यही आएगा।
एक्स सॉरी माइनस आर एक्स सी बाई एक्स एल एक्स सी, माइनस आर एक्स सी अपॉन एक्स एल इंटू एक्स सी, यही आएगा। और बाई एंगल कितना आएगा यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ठीक है, इतना आएगा, इतना आएगा। एंगल ऊपर ले जाइए थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा एंगल ऊपर ले जाइए, ध्यान रखिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अब ज्यादा नहीं है, क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, थोड़ा सा मिटा दीजिए ऊपर, ठीक है। जब ये ऊपर आएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स एल एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर एक्स सी का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर एंगल में, ठीक है, एंगल में नीचे लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा आएगा, एंगल में ये टेन इनवर्स माइनस, ये देखिए एक्स सी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स माइनस आर बाई एक्स सी, तो यह हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स आर बाई एक्स सी, माइनस टेन इनवर्स आर अपॉन एक्स सी, और ये वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। अब कुछ नहीं करना है, आर जीरो से लेकर इन्फानाइट तक वेरी कर रहा है ना मेरे भाई, तो ऑब्वियस सी बात है आर जीरो से इन्फानाइट वेरी कराइए। अब इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, आर की वैल्यू सबसे पहले रखिए जीरो, जब आर की वैल्यू जीरो रखिए, सॉरी हमें एडमिटेंस मालूम करना है, ये एक्चुअली क्या है, इंपेडेंस, ये क्या है, इंपेडेंस। एडमिटेंस के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1 बाई हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा, ये सारी चीजें प्लस में आ जाएंगी, तो यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर अपॉन एक्स एल एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर एक्स सी का होल स्क्वायर, और ये एंगल में क्या हो जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव इन द केस एंगल हम यहाँ पे लिख देते हैं टेन इनवर्स आर बाई एक्स सी प्लस टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर, ठीक है, ये प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम डालते हैं r इक्वल टू जीरो, जैसे ही r इक्वल टू जीरो डालेंगे तो y क्या आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये r जीरो रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन एक्सएल इंटू एक्स सी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और यहाँ पे r अगर जीरो डालते हैं, टेन इनवर्स जीरो जीरो हो जाएगा, टेन इनवर्स इन्फानाइट एंगल 90 डिग्री, यानी प्लस 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, प्लस 90 डिग्री आ जाएगा, यानी एडमिटेंस की वैल्यू आएगी प्लस 90 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा रफ आउट करते हैं जेड को, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बनाना की कोशिश करें, प्लस 90 डिग्री यानी यहाँ पे वैल्यू आई, अब जो भी वैल्यू आई इसको हम वैल्यू का नाम दे दे रहे हैं y1, तो ये y1 वैल्यू आई 90 डिग्री पे। दूसरी वैल्यू कब आएगी, जब r की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इन्फानाइट, रखें इन्फानाइट, तो इन्फानाइट और इन्फानाइट ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका इन्फानाइट, इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट क्या हो जाएगा, इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट आपका इन्फानाइट ही हो जाएगा, ठीक है। या एक काम कर सकते हैं, आर स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन लीजिए, यहाँ पे भी आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो आपका ये फाइनली पूरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा फाइनली, इसको करेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एक्स सी स्क्वायर प्लस एक्स एल एक्स सी का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। आर को इनफाइनाइट यहां पे रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और आएगा 1 बाई एक्स सी, वाई की वैल्यू 1 बाई एक्स सी, एंगल आर को इनफाइनाइट रखना तो ये 90 आएगा और ये जीरो आ जाएगा, ये इनफाइनाइट आगे जीरो आ जाएगा तो ये प्लस 90 ही आएगा, यानी प्लस 90 पे ही 1 बाई एक्स सी आ रहा है, एक इतना आ रहा है, एक ये प्लस 90 पे भी आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके का चीजें हमें एक सर्किल बनते हुए, फिर से हमें एक हेमिस्फीयर सर्किल बनते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर इस तरीके का हम थोड़ा एक्सेल दिया हुआ है, एक्सी दिया हुआ है, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो डायमीटर मेरा J100 का ही आ रहा है और सेंटर एट जीरो आ रहा है, जीरो सेंटर पे आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह का सेमी सर्कल बन रहा है मेरा और ऐसा ही इसका सॉल्व होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि व्हेन रजिस्टर आर इज कनेक्टेड टू ए करंट सोर्स, जैसा जैसा कहा करिए, कोई करंट सोर्स है उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, ठीक है। व्हेन a resistor R is connected to a current source, it consumes a power of 18 वाट।
अच्छा रेजिस्टर आज जब कनेक्टेड है तो किसने कहा कि सीरीज में कनेक्टेड है, वो हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है रेजिस्टेंस आर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है और व्हेन ए रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड टू ए करंट सोर्स इज कंज्यूम ए पावर ऑफ 18 वाट, 18 वाट पावर कंज्यूम करता है, यानी ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आई आया होगा, आई करंट बह रहा है और क्या ही है, तो यहाँ से आई स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 18 वाट है, ठीक है, इतना ध्यान है। दूसरा चीज, व्हेन सेम आर इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स है, सेम आर इज कनेक्टेड, वोल्टेज सोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड द सोर्स करंट, मतलब कि इसकी वैल्यू आई के बराबर है, लेट अस सपोज आई वोल्ट है, ठीक है, आई वोल्ट है, तो पावर एब्जॉर्ब बाई आर के द्वारा पावर एब्जॉर्ब कितना करेगा, ये भी क्या करेगा, आई स्क्वायर बाई आर, वी आई को हम क्या माने, वी को क्या माने, आई सेम मैग्नीट्यूड है आई की तरह, आई स्क्वायर बाई आर यही इसका पावर होगा, और ये कितना है 4.5 वाट। अब एक है आई स्क्वायर इंटू आर, एक है आई स्क्वायर बाई आर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, डिवाइड कर दीजिए दोनों को, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिलेगा हमको डिवाइड करके, ध्यान से देखिए क्या मिलेगा हमको डिवाइड करके, ये मिलेगा हमको आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर बाई आई स्क्वायर, आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, चलिए दिखाई देते हैं आपको, आई स्क्वायर आर अपॉन आई स्क्वायर इंटू आर, ये आई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18/4.5, 18 अपॉन 4.5, 4.5 पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे 0 आया, तो 9 5 45, 9 2 18, 5 4 20, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई 4, आर की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 ओम, एक आंसर आ गया आर। अब हमें निकालना है करंट सोर्स की वैल्यू, तो यहाँ से आर मालूम है तो आई नहीं निकल आएगा, आई स्क्वायर इक्वल 18/2, ये आ जाएगा 9, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर, ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ से आ गई 3 एम्पियर, और वैल्यू ऑफ आर आ गया आपका 2 ओम, और आई की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 3 एम्पियर, ठीक है। ऐसे इसको कैलकुलेट करना था, ये इसी तरीके से कैलकुलेट हुआ, राइट, कुछ नहीं करना है, बस जो दिया है आपको लिख के और वहाँ पे वैल्यू निकाल लेनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, करंट I1 I2 I3 मीट एट ए जंक्शन या नोड कोई जंक्शन कहते हैं इन अ सर्किट, ऑल करंट आर मार्क्ड एज एंटरिंग द नोड, ऑल करंट्स आर मार्क्ड एज एंटरिंग द नोड, लेट अस सपोज 3 ब्रांच है, ठीक है, और इसका हम नामकरण करते हैं I1 I2 I3, राइट। तो I1 दिया है -6 sin ओमेगा टी, अच्छा जब माइनस दिया है लेकिन ये इंटरिंग दिखाया है, तो ऑब्वियस बात है इंटरिंग तो नहीं कर रहा होगा, ये आउटगोइंग कर रहा होगा, तो हम इसको प्लस लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी जब आउटगोइंग दिखाएंगे, बाकी इंटरिंग कर रहा है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I3 की वैल्यू मालूम करनी है हमको, तो ऑब्वियस बात है जब जानते हैं जब नोड पे तीनों करंट आता है तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट आता है, ठीक है, तो इनकमिंग करंट क्या है, I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1, सिमिलरली I3 को हम क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस I2, यही मालूम करना है, I3 मालूम करना है, क्या हम मालूम नहीं कर पाएंगे, क्या अच्छे से मालूम नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान से देखिए I1 माइनस I2, I1 क्या है यहाँ पे 6 साइन ओमेगा टी, 6 साइन ओमेगा टी, माइनस I2 कितना है 8 कॉस ओमेगा टी, 8 कॉस ओमेगा टी। अच्छा इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, हम कुछ लिख सकते हैं क्या, कुछ लिख सकते हैं क्या, अच्छा अगर हम इसको जो है 5 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, कैसा रहेगा, हम कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं, ठीक है, हम कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं जिससे अच्छा एक काम करते हैं, इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, देखिए कुछ बनेगा, ठीक है, हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है, 10 से डिवाइड कर देते हैं और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, 10 3/5 साइन ओमेगा टी माइनस 4/5 कॉस ओमेगा टी। अच्छा ये बताइए ये हमको क्या दिख रहा है, ये कॉस है साइन बी माइनस साइन है कॉस बी दिख रहा है क्या, कॉस है साइन बी माइनस साइन है कॉस बी दिख रहा है क्या, ये 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका थोड़ा एंगल निकालिए, 3/5 का कॉस इनवर्स निकालिए, देखिए कितना आ रहा है, ठीक है, मैं भी निकालता हूं, आप भी निकालिए, 3/5 का कॉस इनवर्स निकालिए, कितना आ रहा है 53.13 आ रहा है, राइट, तो इसका आ रहा है 53.13, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मिटाइए जरा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10
कॉस 53.13 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 4/5 का साइन इनवर्स निकालिए, 4/5 का साइन इनवर्स निकालिए, कितना आएगा 53.13 कॉस ओमेगा टी, राइट। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका कॉस 53.13 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 53.13 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इतना आ गया, यहाँ पे रफ कर देते हैं, जगह नहीं है, राइट। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस 53.13 लिख सकते हैं क्या, साइन ओमेगा टी माइनस 53.13 लिख सकते हैं क्या। क्या I3 की वैल्यू इतनी आ जाएगी क्या, 10 साइन ओमेगा टी माइनस 53.13, ठीक है। ये I3 की वैल्यू होगी। अगर आपको ऑप्शन में साइन नहीं दिखे, अगर कोसाइन दिखे तो कैसा दिखेगा, हम जानते हैं अगर कोसाइन दिखे तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस π/2 ये क्या होता है, कोसाइन। साइन ओमेगा टी प्लस π/2 क्या होता है, कोसाइन, ठीक है। तो याद रखिएगा 10 साइन ओमेगा टी माइनस 53.13 प्लस 90, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जब प्लस 90 हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात ये आ जाएगा 10 कॉस ओमेगा टी प्लस 36.16 ऐसे कुछ आएगा, ध्यान से देखिएगा, या 36.17 ऐसे कुछ आएगा 10 कॉस में, ठीक है। तो या तो साइन के रूप में लिखी या कॉस के रूप में लिखी, दोनों सेम ही होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट 20 वाला क्वेश्चन देखिएगा, द सर्किट शोन इन द फिगर इज इक्वलेंट टू अ लोड ऑफ, ये सर्किट दिया हुआ है, अब हमको बताना है कि इसके अक्रॉस जो है लोड कितना है, ठीक है। ये लोड इसके अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस को ही लोड कहा जाता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे लोड का मतलब है, यहाँ पे हमको आर की वैल्यू मालूम करनी है। तो कैसे मालूम करेंगे, ध्यान से देखिए, कुछ करेंगे नहीं, इसके अक्रॉस हम जानते हैं वोल्टेज क्या होता है, वी होता है, ठीक है। तो वी को हम क्या लिखेंगे, केवीएल लगाइए, एक आएगा V इज इक्वल टू वी, तो इसके अक्रॉस भी होगा, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, लेट अस सपोज यहाँ पे आपका क्या है, I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V इक्वल टू 2I1 प्लस 2I1, V इक्वल टू 2I1 प्लस 2I, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, V इज इक्वल टू 4I2, और I यहाँ पे क्या है, I1 प्लस I2, ठीक है। इतना है, अगर ऐसा है तो ये और ये बराबर कर दीजिए, ये वोल्टेज बराबर है तो 2I1 प्लस 2I इज इक्वल टू 4I2, ठीक है। अच्छा, यहां से आ जाएगा आपका I को रख दीजिए I1 प्लस I2, 2I1 प्लस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 4I2। अब यहां से आपका आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 2I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2, इसको यहां लाइए, माइनस 4I2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 4I1 माइनस 2I2, 2I2 माइनस 4I2 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। तो I1 इज इक्वल टू I2/2, ये रिलेशन आ गया I1 I2 में। अच्छा, जब यहाँ पे रिलेशन आ गया तो ऑब्वियसली बात है, हम इक्विवेलेंट अब मालूम कर सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट मालूम कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए। अब हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है, यानी V/I निकालना है। अब V/I हम कब निकाल सकते हैं, ये तब निकाल सकते हैं जब ये दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, मतलब कि इन दोनों को हम जोड़ दें, I1 प्लस I2, I इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा I1 प्लस I2, राइट, ठीक है। अब I1 क्या है, ध्यान से देखिए, I1 क्या है, I इज इक्वल टू I1 को हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस 2I, V माइनस 2I अपॉन 2, नोडल लगाइए, V माइनस 2I अपॉन 2, I इज इक्वल टू इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। V माइनस 2I अपॉन 2 प्लस V अपॉन 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, I इज इक्वल टू V/2 माइनस I प्लस V/4, इस I को यहाँ लेके आइए, तो 2I इज इक्वल टू यहाँ पे 4 LCM आएगा, 2V प्लस V, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 2I इज इक्वल टू 3V/4, ठीक है। अब यहाँ से V/I निकालना है, तो I को नीचे लीजिए, V/I इज इक्वल टू 4 को ऊपर लीजिए, 8 और 3 को यहाँ लाइए, by 3, V/I इज इक्वल टू 8/3।
यानी यहाँ से जो V बाई आई की वैल्यू आई वो आ जाएगी 8/3 ओम, और यही लोड होगा हमको, ठीक है, यही से लोड निकालना है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि भाई जो ड्रॉप निकाल के मैंने बताया था, मैंने सिर्फ बताया था कि जो वोल्टेज है, ऑब्वियस सी बात है I1 और I2 में क्या रिलेशन आ रहा है, ये हमने रिलेशन निकाला था, उससे इस क्वेश्चन का मतलब नहीं है। लेकिन जो मैंने नोडल एनालिसिस लगाया वो निकाल के आप यहाँ से V बाई आई इज इक्वल टू 8/3 निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, इम्पीडेंस सीन बाय द सोर्स इन द सर्किट, यानी हमें मालूम करना है सोर्स, ये हुआ सोर्स, ठीक है, इसके अक्रॉस हमको इम्पीडेंस मालूम करना है Z, ठीक है। चलिए इसको मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखिए एक तरह का ट्रांसफार्मर एक्शन है, हो सकता है आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो ट्रांसफार्मर के बारे में उतना जानते नहीं हो, ठीक है, ट्रांसफार्मर एक्शन के बारे में जानते नहीं हो, किस तरीके से इम्पीडेंस शिफ्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर एक्शन में, ये भी जानते नहीं, सेकेंडरी से प्राइमरी में रेफर कैसे करते हैं जानते नहीं है। बस इतना जान लीजिए, मैं सिंपल भाषा में आपको बता दूंगा, आप जान जाएंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे N1 और N2 का रेशियो कितना दिया है, N1/N2 1/4, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा N1 जब 1 रहे और N2 जब 4 रहे तो इसका मतलब क्या होता है जानते हैं आप, इसका मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे वोल्ट इस साइड जो है मेरा वोल्टेज कम है और इस साइड वोल्टेज जो है 4 गुना है 4V1, तभी V1/4V1 1/4 होता है, यानी इस साइड वोल्टेज कम है, इस साइड वोल्टेज ज्यादा है। यहाँ पे कितना वोल्टेज है, लो, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, हाई, ठीक है, ये लो वोल्टेज हाई वोल्टेज है। अब याद रखिएगा जब भी हम किसी भी इंपेडेंस को, एक चीज और, जहां पे वोल्टेज हाई रहता है, जहां पे वोल्टेज हाई रहता है वहां पे करंट लेस फ्लो करता है, जहां पे हाई वोल्टेज रहता है वहां पे करंट लेस फ्लो करता है, और जहां पे लेस वोल्टेज रहता है वहां पे अमाउंट ऑफ करंट हाई फ्लो करता है। ये कॉन्सेप्ट बस आप जान लीजिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा नहीं है, आपने मशीन्स पढ़े नहीं है, तो बेसिकली ये सारी चीजें जानने के लिए आपको ट्रांसफार्मर के बारे में तो जानना होगा। मैं जो बता रहा हूं अब जानिए कि जब भी आप रेशियो देखें, जहां पे रेशियो कम है, लेट अस सपोज कि 3:2 है, 3 वाले साइड जो है साइड वहां पे जो वोल्टेज है वो हाई होगा, और जो 2 वाले साइड है वहां पे वोल्टेज जो है लो होगा, और जहां पे लो वोल्टेज लो होगा, जहां पे लो वोल्टेज होगा वहां पे करंट हाई होगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई, और जहां पे वोल्टेज हाई होगा करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो, ठीक है। याद रखिएगा वोल्टेज हाई करंट लो, करंट हाई वोल्टेज लो, ये कॉन्सेप्ट मैं तब पढ़ाऊंगा जब मशीन पढ़ाऊंगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए चूंकि आपको यहां से इसको यहां रेफर करना है, इसको रिमूव करना है और इसको यहां पे लाना है, जब आप इसको रेफर करते हैं और कोई पार्टिकुलर टर्म रेशियो दिया हुआ होता है तो आप देखिए किधर रेफर कर रहे हैं, N1 रेशियो N2 कितना 1:4, तो आप 4 से लेके 1 में, N2 से N1 में रेफर करते हैं, यानी 4 से लेकर आप 1 में आ रहे हैं, तो मतलब कि आप इसके क्रॉस करंट कितना है, लो है। लो करंट कब होता है, जब इंपेडेंस की वैल्यू हाई होती है, राइट, इंपेडेंस की वैल्यू हाई होती है तब मेरा लो करंट होता है, और जब हम इधर रेफर करेंगे और करंट की वैल्यू हाई है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे इंपेडेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वहां पे इंपेडेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर जब हम रेफर करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है इंपेडेंस का बाई के स्क्वायर, और के टर्न रेशियो होता है, और ये टर्न रेशियो होता है, तो हम यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला नहीं बता रहे, आपको ये सिंपल बता रहे हैं कि जब इंपेडेंस को हम यहाँ पे रेफर करेंगे तो हमें इस तरीके से इंपेडेंस को डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू उतने स्क्वायर के डिवाइड में आ जाए। तो यहाँ पे 1/4 है, 1/N2, तो यहाँ से ZL क्या आ जाएगा, ZL आ जाएगा 10∠30। हमें इंपेडेंस कम करना है क्योंकि यहाँ पे करंट हाई है, जब रेफर करेंगे तो इंपेडेंस हमको कम करना है, यहाँ पे करंट हाई है वोल्टेज लो है, तो 10∠30/4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर करने से क्या होगा, इंपेडेंस की वैल्यू लो हो जाएगी। जब हम यहाँ पे रेफर करेंगे तो यहाँ पे हमको लो रेजिस्टेंस चाहिए क्योंकि हाई करंट है, अगर हमें यहाँ पे रेफर करना होगा यहाँ से यहाँ, तो हमें हाई करंट है, करंट लो है, तो हमको हाई इंपेडेंस चाहिए। तो जब लो इंपेडेंस के लिए 10/16 कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी 10/16 ∠30 वो आपको देख लीजिएगा, ठीक है, 10/16 ∠30 ये आएगा। तो इस सबको हटा के 10/16 हम लिख देंगे, इस सबको हटा के हम क्या लिख देंगे, रेजिस्टेंस नहीं इंपेडेंस ही होगा, 10/16 ∠30। अब आपको टोटल सीरीज में ऐड कर देना है, ठीक है, और ये जो इस सबसे पहले इसको खोलिए, पोलर फॉर्म से इसको खोलिए, खोल के आप a+jb मतलब कि a+ib के फॉर्म में लाइए, a+i के फॉर्म में लाइए, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाइए। तो वही करना है, पोलर फॉर्म से आपको क्या करना है, पोलर फॉर्म से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाना है, एंगल 10/16 एंगल 30 डिग्री,
ये कितना आया 0.54, ये आया आपका 0.54 और प्लस जे 0.54, ठीक है। एक सेकंड, कुछ गलती तो नहीं है? नहीं, कोई गलती नहीं दिखती। आप देखिए कोई गलती है क्या? फिर से हम देखते हैं 10/16, क्योंकि यहाँ पे एंगल 30 है तो ये तो 45 एंगल का हो जाएगा, तो ये तो नहीं आ सकता। देखिए कोई गलती तो नहीं है भाई। हम कहें कि भाई 45 डिग्री कैसे आ जाएगा? 10/16 एंगल 30, ठीक है। 0.625 इंटू कॉस 30 कितना आ जाएगा 0.54, ठीक है, प्लस जे 0.625 इंटू साइन 30 कितना आ जाएगा 0.3125, 0.3125, ये आपका जे की वैल्यू आएगी। अब क्या करिए, जेड इक्वलेंट निकालना है, ऐड कर दीजिए टोटल 4 माइनस J2 प्लस 0.54 प्लस J 0.3125, यहां से आ जाएगा आपका 4 प्लस 0.54 4.54 और माइनस J2 प्लस 0.3125 माइनस 2 प्लस 0.3125, यहाँ पे आ जाएगा माइनस J 1.6875, ये आपका आएगा इंपेडेंस। हमको इंपेडेंस बाय द सोर्स यही मालूम करना है। इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 4.54 माइनस आई 1.6875, और अगर इसको हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा आपका 4.54 माइनस 1.6875, पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 4.843 एंगल माइनस 20.38, एंगल माइनस 20.38, ये आपकी आएगी जेड की वैल्यू। देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, क्या इतनी आ रही है? बिल्कुल इतनी ही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके जेड की वैल्यू पे, ठीक है। तो ये तो टोटल क्वेश्चन हुआ आज के लेक्चर में, टोटल 10 क्वेश्चन आज के लेक्चर में भी मैंने कराया। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा लेक्चर, जो भी मैं गेट का सीरीज शुरू किया हूं अभी, केवीएल केसीएल का, आपका मेश एनालिसिस का, नोडल एनालिसिस का, ये सारी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं अच्छे से, आप प्लीज करते जाइए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन उसको जाके एकदम प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे वीडियोस के। उसके अलावा आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जितने शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, रिलेटिव्स तक, उतना बेहतर है, क्योंकि उतना अच्छे से लोगों तक ये कॉन्सेप्ट पहुंच पाएगा कि मैं गेट का क्वेश्चन अच्छे से करा रहा हूँ, बेस्ट कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ, बेसिक से करा रहा हूँ, उतना कोई हाई फाई भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज आप अच्छे से करते जाइएगा, और जो भी मेरे प्रीवियस लेक्चर है उसको भी करते जाइएगा। प्रीवियस गेट के क्वेश्चन मैंने 10 तो कराया था, वो भी आप जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स दिए हैं, केवीएल केसीएल, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, वो सारी चीजें आप बिल्कुल अच्छे से करते जाइएगा, बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा मैं अभी 8 से 10 दिन गेट के क्वेश्चंस दूंगा, फिर आईएएस के क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो उसके अलावा मैं स्टेट एग्जाम में, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, एक एक चीज यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और ऐसे हर सब्जेक्ट के साथ, हर चैप्टर के साथ मैं करने वाला हूँ, तो आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पुराने यूजर हैं तो आप तो निश्चित ही शेयर करते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं मैं कैसे पढ़ाता हूँ, राइट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए क्वेश्चन, नए 10 क्वेश्चन के साथ, जो कि गेट में आए हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, वहां पे कमेंट कर दीजिए, आप बिल्कुल आपको आंसर मिलेगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं वो क्वेश्चन फिर से यहाँ पे कराऊंगा, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए ठीक है, इस लेक्चर को कहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।